मेहंदी वाला ब्लाउज। सरनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कियारा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। कियारा जितने छोटे घर की थी, उसके सपने उतने ही बड़े थे। शीशे के सामने खड़ी कियारा खुद को निहारते हुए कहती है, हे यू, खुद को कभी कम मत समझना, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारा इंतजार तो मुंबई की इंडस्ट्री कर रही है। तभी कमरे में कियारा की माँ ममता आती है। उठ गई तू? क्या ये दिन भर शीशे को निहारती रहती है? हाँ तो अपना ये खूबसूरत चेहरा कैसे ना देखूं मम्मी? एक दिन इस चेहरे को लोग जानेंगे, तुम भी फेमस हो जाओगी। आखिर कियारा की माँ जो हो। हम कोई करोड़पति नहीं बेटा, तू क्यों भूल जाती है कि तेरा बाप एक दर्जी है, तू एक दर्जी की बेटी है। हम गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते बेटा। आज तेरे पापा कह रहे थे अब कब तक हाथ चले पता नहीं, इसीलिए जल्द से जल्द तेरी शादी कर दें, वही अच्छा है। पर मम्मी। तभी कियारा के पिता संतोष वहां आते हैं। हम तेरी शादी ऐसे ही किसी भी घर में नहीं कर देंगे बेटा, अपने पिता पर भरोसा रख। हम बहुत गरीब लोग हैं और वो शहर के बड़े बिजनेसमैन। कभी मैं और प्रमोद क्लास में साथ पढ़ा करते थे। प्रमोद बाहर चला गया और विदेश से MBA कर उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। कई सालों बाद आज मुझे उसका फोन आया, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तो मैंने भी तेरा नाम उसे बता दिया। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो तू मुंबई जाएगी, मुंबई। इस गरीब की झोपड़ी में तुझे नहीं रहना पड़ेगा बेटा। अपने मजबूर पिता की बात सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये झोपड़ी नहीं है पापा। अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगे, आप जिससे भी कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। मैं स्नेहा के घर से होकर आती हूँ। कियारा की एक ही सहेली थी स्नेहा, जो कियारा के सुख दुख की साथी थी। स्नेहा को लोगों को सजाना बड़ा पसंद था और कियारा को सजना। दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। कियारा अपनी सहेली स्नेहा के घर उससे मिलने जाती है। स्नेहा तू जानती है मेरे सपने के बारे में, बॉलीवुड मेरा सपना है, मुझे हीरोइन बनना है, पर अब मेरी शादी हो रही है यार। तो ये क्या कह रही है कियारा? और वो ड्रेस जो तूने खरीदा था उसका क्या होगा? मैं तुझे सजा भी नहीं पाऊंगी, उसे तू ही रख लेना। बचपन से पैसे जोड़ जोड़ कर एक गाउन लिया था कि जब भी कोई मॉडलिंग शो करूंगी तो उसी गाउन को पहनकर करूंगी, और आज देख ले। तभी कियारा की नजर बिस्तर पर पड़ी एक मैगजीन पर पड़ती है। ये क्या है? ओहो, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी और तेरा दुखड़ा सुनकर मैं तुझे बताना ही भूल गई। हमारे शहर में भी एक ब्यूटी पेजेंट होने वाला है। क्यों ना तू अपनी शादी से पहले एक पेजेंट में भाग ले ले। तेरा गाउन भी काम आ जाएगा और सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर शादी के बाद क्या होगा कौन जाने। आज मैं बहुत खुश हूँ स्नेहा, फाइनली मैं रैंप पर चलूंगी। स्नेहा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर ये पेजेंट है कब? बस 2 दिन बाद। ओ गॉड, कितना कम टाइम है। तुझे गाउन की फिटिंग भी देखनी होगी। रात को जब सब सो रहे होते हैं, स्नेहा कियारा के घर आती है। कियारा अपने पापा की सिलाई मशीन निकालती है। स्नेहा उस गाउन को कियारा की बॉडी के हिसाब से ऑल्टर कर देती है। अगले दिन कियारा अपने गाउन को लेकर चुपके से स्नेहा के घर चली जाती है। ले आ गई मैं, अब जल्दी से मुझे तैयार कर दे, मैं तेरे घर से ही पेजेंट में चली जाऊंगी। तैयार होकर कियारा किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो ऑटो रिक्शा में पेजेंट के लिए रवाना हो जाती है। कियारा की वॉक बहुत ही अच्छी होती है। अगर मैं पूछूं तो आप सच बताएंगे, ये गाउन आपने कहाँ से लिया? कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट? नहीं सॉरी, ये तो मेरे घर के पास एक मॉल है, वहीं से मैंने लिया था। ज्यादा पैसे नहीं थे तो सिंपल सा गाउन ले लिया। फिर मेरी फ्रेंड ने इसमें कुछ ग्लिटर्स और स्टाइल और फ्लावर्स ऐड कर दिए। वैसे तो यहाँ और भी कई मॉडल्स हैं जो बेहद खूबसूरत है, पर एक ब्यूटी पेजेंट का विनर होने के लिए आपका मन भी साफ होना चाहिए और आपकी बातों की सच्चाई आपके मन की सुंदरता को दर्शाती है। मिस कियारा, इसलिए इसका पेजेंट की विनर आप बनती हैं। कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी थी और करण कियारा पर अपना दिल हार चुका था। अगले दिन प्रमोद करण से कहता है, अरे बेटा चलो, आज मेरे दोस्त की बेटी को देखने भी तो जाना है। डैड, मुझे किसी भी लड़की को नहीं देखना, मेरा मन नहीं है। ऐसा क्या हो गया बेटा? जब से तुम उस ब्यूटी पेजेंट से लौटे हो, अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। मुझे ऑलरेडी एक लड़की पसंद आ चुकी है पापा, तो अब मैं लड़की देखकर क्या करूंगा? ओहो, तो ये बात है। पर मैंने संतोष को जवाब दे दिया है। अच्छा, तो एक बार चलकर उस लड़की से मिल तो ले, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अपने पापा की बात मानकर करण संतोष के घर उसकी बेटी को देखने पहुंचता है। उसका मन वहां बैठने का बिल्कुल भी नहीं था। वो हर टाइम इधर उधर देख रहा होता है। तभी कमरे से उसके सपनों की रानी कियारा आती है, जिसे देखकर वो खड़ा हो जाता है। आई एम रेडी, मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, चलिए, यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई।
तो इस महीने की आखिरी तारीख को शादी भी कर देते हैं। प्रमोद एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो पूरी शादी की तैयारियां मुंबई के एक बहुत बड़े से रिसोर्ट में करवाता है, जिसमें मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं। कियारा अपनी शादी में अपने ससुराल से आया लहंगा ही पहनकर तैयार हो रही होती है। अब तो रेडी है, अब तो नीचे सबके सामने जा सकती है। कियारा अपने कमरे से नीचे उतर ही रही होती है कि उसके ब्लाउज की चेन पीछे से टूट जाती है। नेहा, मेरा ब्लाउज पीछे से खुल गया, अब मैं क्या करूंगी? ओ गॉड! तुम्हारा ब्लाउज खुला नहीं है कियारा, तुम्हारे ब्लाउज की चेन ही टूट गई है। जल्दी से कमरे में चलो वरना कोई देख लेगा। दोनों फौरन कमरे में जाते हैं। इतने सारे लोग नीचे खड़े हैं, मेरी खुद की शादी और ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, तू 2 मिनट चुप रहेगी? नेहा कियारा के ब्लाउज के पूरे बैग को ही हटा देती है और दोनों हिस्से को एक पतली सी डोरी से जोड़ देती है। ये ब्लाउज है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे। तूने तो सारा कपड़ा ही काट दिया स्नेहा। नेहा के हाथों का जादू तो तू जानती है। मेहंदी की कुप्पी मुझे उठाने तो दे, कोई माई का लाल बता नहीं पाएगा कि ये मेहंदी है या ब्लाउज का डिजाइन। स्नेहा मेहंदी लगाने में अव्वल थी। वो मेहंदी की कुप्पी उठाती है और अपनी सारी कलाकारी अपनी दोस्त कियारा की पीठ पर दिखा देती है। वो मेहंदी से इतना सुंदर ब्लाउज बनाती है कि कोई देखकर बता ही नहीं सकता था कि ये नेट का ब्लाउज है या मेहंदी। यू आर रेडी, तू नीचे जा सकती है। कियारा नीचे जाती है। इस ब्लाउज के डिजाइन के बाद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब उसे ही देखे जा रहे थे। क्या ब्लाउज है, वाओ! हाय कियारा, मैं करण का फ्रेंड हूँ और एक मूवी डायरेक्टर हूँ। मुझे तुम जैसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम आगे काम की बात कर सकते हैं। सोच क्या रही हो कियारा? बिल्कुल हाँ बोलो। वैसे अच्छा ही होगा, जब तुम घर पर नहीं होगी तो मैं तुम्हें टीवी पर देख लूंगा। वैसे ये ब्लाउज का डिजाइन बड़ा डिफरेंट है, किस स्टाइलिस्ट का है? ये मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट है, अगर आप चाहें तो मैं आपसे इन्हें मिला सकती हूँ। या क्योंकि ऐसा डिजाइन तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। अपनी मूवी में भी ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर के नए नए डिजाइन ट्राई करता रहता हूँ। प्लीज मुझे उसका नंबर दीजिए। कियारा और करण की शादी हो जाती है। कियारा को बहुत सारे मॉडलिंग वर्क के प्रोजेक्ट मिलने लग जाते हैं। अब कियारा के सारे कपड़े स्नेहा ही डिजाइन किया करती। कियारा के साथ साथ स्नेहा की किस्मत भी बदल जाती है। बरसात में गरीब का बांस का तैरता नाव ढाबा। हमरे सजनवा पूरा 1000 माने 1000 रुपया कमाई के लाए हैं मम्मी जी, और वो हमारा घर वाला पूरे 1200 रुपए कमा कर लाए से सासू माँ। पर वो तो बस 150 रुपए ही कमा कर लाए हैं माँ जी। ये सुनकर दुलारी की दोनों बड़ी बहुएं छन्नू और मन्नू ठा के मारकर हंसने लगती हैं। बस 150 रुपए ली। इतने में तो चुहिया का पेट ना पले, इसीलिए तो गरीब रह गए हमारे देवर जी। कमाना तो आवत ना ही। क्यों री सासू माँ, सोले आने सच बोली ना मैं। चुप करो तुम दोनों और जाकर अपना अपना काम देखो। कमाई का हिसाब किताब रखने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। दुलारी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी, छन्नू, मन्नू और नीमो। उसके दोनों बड़े बेटे मोहन और सोहन तो अच्छा कमा लेते थे, मगर सबसे छोटे बेटे रोशन की कमाई कुछ खास नहीं थी। वो झील के किनारे खड़ा होकर चना दाल चाट बनाकर बेचता था। आइए साहब, चटपटी चना दाल नमकीन खाइए। रोशन की लाजवाब चटपटी चना दाल चाट खाइए। अरे दाल कैसी थी भाई? 10 रुपए का पत्ता। दूं क्या साहब? हाँ दे दीजिए। चना दाल बेचकर रोशन की कुछ खास कमाई नहीं होती थी, इसीलिए उसकी भाभियों को वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसकी भाभियां छन्नू और मन्नू समझती थी कि रोशन और उसकी पत्नी उन दोनों के पतियों की कमाई पर ही पलते हैं, इसीलिए एक दिन वो दोनों अपने अपने पतियों को रोशन के खिलाफ भड़का देती हैं। माँ, अब हम रोशन के साथ नहीं रह सकते। हम ही गरीब को कब तक अपना कमाई खिलाते रहे मम्मी जी? अगर रोशन इस घर में रहेगा तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। बेटे बहुओं के ऐसे बोल सुनकर दुलारी को बहुत दुख होता है और वो रोशन का साथ देते हुए कहती है, बेटा भले रोशन गरीब है, पर है तो तुम्हारा भाई ही ना, फिर इस गरीब से ऐसी दुश्मनी क्यों? कान खोलकर सुन लो सासू माँ, इस रोशन और नीमो से तो अब हमारी कट्टी समझो, इनको तो अलग होना ही पड़ेगा। अगर तुम सब यही चाहते हो तो झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं भाभी। मैं नीमो के साथ ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। पर तुम रहोगे कहाँ बेटा? अब चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ भगवान रखेंगे हम खुशी खुशी रह लेंगे। ये कहकर नीमो और रोशन घर छोड़कर चले जाते हैं और एक मंदिर में शरण ले लेते हैं। मैं झील पर चना दाल बेचने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना नीमो। सुनो, बुरा न मानो,
तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? आज हम दोनों मिलकर चना दाल बेचेंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो। उस दिन से रोशन और नीमो दोनों झील के किनारे चना दाल चाट बेचने का काम करने लगते हैं। आओ भाई, चटपटी चना दाल खा लो, प्याज नींबू और मसाले वाली चटपटी चना दाल नमकीन खा लो। एक दोपहर के समय रोशन को तेज भूख लगाती है, तो वो नीमो से कहता है, बहुत भूख लगी है, चलो सुक्की तंदूर वाला के ढाबे से खाना खा आए। हाँ जी, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो खाना खा ही आते हैं। ये कहकर नीमो रोशन के साथ ढाबे पर जाती है, तो सुखी तंदूर वाला रोशन को देखते ही कहता है, जब बोलो तंदूर की, आप है नमकीन वाले, बोल क्या खाएगा? दो सादा थाली लगा दो सेठ। सादा थाली? जब बोलूं तंदूर की, हमारे ढाबे में सादा थाली का क्या काम है? यहाँ तो 100 वाला थाली मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना जाओ। ठीक है, फिर एक थाली लगा दीजिए। ये कहकर रोशन और नीमो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नीमो ढाबे पर खड़े ग्राहकों की भीड़ देखकर रोशन से कहती है, इस तंदूर वाले के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ तो देखो जी, बहुत कमाई करता होगा ये, क्यों ना हम भी एक ढाबा खोल लें? मन तो मेरा भी करता है, पर जेब में पैसा हो तभी ढाबा खुले ना। लगता है जीवन भर चना दाल ही बेचनी पड़ेगी नीमो। भगवान ने चाहा तो हम भी ढाबा जरूर खोलेंगे जी। उस दिन के बाद नीमो और रोशन के मन में ढाबा खोलने की रट सी लग जाती है, और एक दिन नीमो झील में तैरती नावों को देखकर सोचने लगती है, अगर झील पर तैरता हुआ नाव ढाबा हो तो कितना मजा है। लोग खाना खाने के साथ साथ झील की सैर करेंगे तो उनको कितना आनंद आ जाएगा। क्या सोच रही हो नीमो? रोशन, अगर इस झील पर तैरता हुआ हमारा नाव ढाबा हो तो कितना मजा आए। रहने दो नीमो, क्यों दिन में सपने देखने लगी हो? समय बीतता जाता है और एक दिन छन्नो और मन्नो मंदिर में आती है, तो वो वहाँ भी रोशन और नीमो पर तंज कसने से बाज नहीं आती। हम तो सोच ही रहे थे ये रोशन और नीमो कोई राजा रानी बन गया होगा, पर ये तो भिखारियों के माफिक मंदिर में पड़ा है। मैं तो सोच रही थी कि चना दाल बेचने वालों ने कोई होटल या ढाबा बना लिया होगा, पर ये तो अभी भी चना दाल के व्यापारी बने बैठे हैं। ये कहकर छन्नो और मन्नो मंदिर से चली जाती है और नीमो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारी किस्मत भी बदल जाए। कुछ दिन बाद मंदिर में एक महात्मा जी आते हैं। रोशन और नीमो महात्मा जी की पूरे मन से सेवा करते हैं। फिर महात्मा जी वापस जाने लगते हैं तो उनसे कहते हैं, मेरे बच्चों, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। साधु महाराज, हम पानी पर तैरने वाला बांस का नाव ढाबा बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस काम में सफल हों। ये सुनकर साधु महाराज उन्हें बांस का एक छोटा पौधा देते हुए कहते हैं, ये बांस का पौधा लो, ये तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर देगा, बस तुम दोनों ऐसे झील के पानी में रोप देना। महात्मा जी उन्हें बांस का पौधा देकर चले जाते हैं। फिर रोशन नीमो से कहता है, ये छोटा सा बांस का पौधा हमारी इच्छाएं क्या पूरी करेगा नीमो? उसे झील के पानी में लगाने से क्या बांस का ढाबा बड़ा हो जाएगा? उस साधु ने हमें बेवकूफ ही बनाया है। पहले सच्चाई को आजमा तो लो, तभी कुछ बोलना, अगर उनकी बात सच हुई तो। ये सुनकर रोशन चुप हो जाता है और फिर वो दोनों झील के किनारे जाकर उस बांस के छोटे पौधे को पानी में रोप देते हैं। पौधा जैसे ही जमीन छूता है एकाएक बढ़ने लगता है और देखते ही देखते बांस का विशाल और आलीशान ढाबा बन जाता है। ये देखकर रोशन और नीमो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लो, मैं कहती थी ना कि सच्चाई को परख लो, छोटा सा बांस का पौधा बन गया ना विशाल बांस ढाबा। ये तो पानी पर तैरता बांस का बहुत ही खूबसूरत ढाबा बन गया नीमो। अब अंदर भी चलो, देखे तो अंदर से कैसा है। ये कहकर रोशन और नीमो दोनों झील के पानी पर तैरते विशाल बांस ढाबे में घुसते हैं तो और अधिक हैरान रह जाते हैं। अंदर जरूरत की सब चीजें रखी थी। खाना बनाने के लिए राशन, बर्तन और टेबल कुर्सियां सब कुछ रखा हुआ था। ये तो बना बनाया ढाबा मिल गया जी। भला हो साधु महाराज का, जिसने हमारी ये इच्छा पूरी की। उसी दिन से रोशन पानी पर तैरते विशाल बांस ढाबे का मालिक बन जाता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे चलाने लगता है। जल्द ही वो ढाबा झील पर आने वाले सैलानियों की पहली पसंद बन जाता है। वाह भाई, जवाब नहीं तुम्हारे इस बांस के बने नाव ढाबे का। इसके आगे तो 5 स्टार होटल भी फेल है। खाने का मजा अलग और खाते खाते झील की सैर करने का मजा अलग। खाने का मजा अलग और खाते खाते झील की सैर करने का मजा अलग। झील में रोशन के पानी पर तैरते विशाल बांस ढाबे की लोकप्रियता के साथ ही सुक्की तंदूर वाला के ढाबे पर ग्राहकों का जाना बंद हो जाता है।
ये देख सुक्की तंदूर वाला रोशन को कोसने लगता है। जय बोलूं तंदूर की, इस चना दाल वाले ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। इस ससुर का पानी पर तैरता बांस का ढाबा तो मेरे लिए आफत ही बन गया। ईश्वर की कृपा और चमत्कार से बना रोशन का अनोखा बांस ढाबा तरक्की पर तरक्की करता जाता है, जो सुक्की तंदूर वाला सहन नहीं कर पाता। जय बोलूं तंदूर की, अब सहन नहीं होता। अब तो उस चना दाल वाले रोशन का ढाबा राख हो तभी चैन आए। यही सोचकर सुक्की तंदूर वाला अपने कुछ आदमियों को रोशन के बांस ढाबे में आग लगाने के लिए भेजता है। जय बोलूं तंदूर की, सुनो, सुबह तक उस चना दाल वाले का ढाबा राख का ढेर बनकर झील में तैरता नजर आना चाहिए। राख का ढेर ही नजर आएगा सेठ। ये कहकर सुक्की तंदूर वाला के आदमी रात के अंधेरे में बांस के नाव ढाबे पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक से भारी बारिश होने लगती है और देखते ही देखते झील का पानी बाढ़ बनकर शहर में घुस जाता है। कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सारा शहर पानी में डूबने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सब कुछ जल में डूब जाता है, मगर रोशन का बांस का नाव ढाबा पानी पर तैरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव ढाबे की शरण लेने लगते हैं। आओ आओ, हमारी नाव ढाबे में चले आओ। बांस के नाव ढाबे में जितने लोग आते वो उतना ही बड़ा हो जाता है। जल्दी ही सुक्की तंदूर वाला भी पानी में डूबने लगता है और उसे भी रोशन के नाव ढाबे में शरण लेनी पड़ती है। जय बोलूं तंदूर की, आज तुम्हारा नाव ढाबा नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता रोशन। इस तरह सुक्की तंदूर वाले को अकल आ जाती है और वो रोशन से जलन रखना छोड़ देता है। कुछ दिन बाद रोशन के भाई भाभीओं को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब साथ साथ रहने लगते हैं।